Phantom's Tale presented। मेरा नाम जोसेफ राज है। मैं एक क्रिश्चियन हूँ। 2 साल पहले मुझे मेलानोमा यानी त्वचा का कैंसर होने का पता चला। यह मेरे लिए बिल्कुल चौंकाने वाली खबर थी। उस समय मैं अपने काम, बच्चों, पत्नी, टूटी हुई नल की मरम्मत और घर के पीछे के आंगन को ठीक करवाने जैसी आम बातों की चिंता कर रहा था। लेकिन जैसे ही कैंसर का पता चला, मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। अब मेरे लिए वही चीजें जरूरी लगने लगीं जो पहले शायद मैं नजरअंदाज कर देता था। यह बदलाव अच्छा था और ऐसा शायद हर उस इंसान के साथ होता होगा जिसे कैंसर का पता चलता है। हमने डॉक्टरों से सलाह ली, इलाज के विकल्पों पर चर्चा की, योजनाएं बनाई और गहराई से रिसर्च किया। हम दोनों, मैं और मेरी पत्नी सबा, ने मिलकर तय किया कि फिलहाल हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। डॉक्टर अब भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कैंसर कितना गंभीर है और किस स्टेज में है। उन्होंने कहा कि यह त्वचा की ऊपरी परत से आगे जा चुका है, लेकिन आगे की पुष्टि अभी बाकी थी। इसलिए हमने इंतजार किया जब तक सच्चाई पूरी तरह साफ ना हो जाए। सबा मुझसे ज्यादा डरी हुई थी, जो स्वाभाविक था, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाता या मैं इलाज के बाद बहुत कमज़ोर हो जाता तो उसे ही घर परिवार की सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती। मेरी, बच्चों की, काम और आमदनी की भी। हमारे माता पिता ने जितना हो सका मदद करने की पेशकश की, लेकिन मैं जानता था कि मेरे माता पिता बहुत संपन्न नहीं थे। वे दोनों अभी भी घर का लोन चुका रहे थे और टूटते घर को संभालने के लिए काम कर रहे थे। सबा के माता पिता के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि हमने उनके खिलाफ शादी की थी जिसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। सबा एक मुसलमान घर से थी। उनसे हमारी बातचीत बिल्कुल बंद थी। फिर एक दिन सबा की जिंदगी का सबसे बुरा दिन आया, और मेरा दूसरा सबसे बुरा दिन। हमें कैंसर की पूरी रिपोर्ट मिल गई थी। डॉक्टरों ने महीनों जांचें की और इलाज की कोशिशें की, और अब सब एकमत थे। मैं अगले 1 साल के भीतर मरने वाला था। कैंसर बहुत ज्यादा फैल चुका था। अब इसका पूरी तरह इलाज संभव नहीं था। इलाज से सिर्फ इतना हो सकता था कि मेरी जिंदगी कुछ समय और बढ़ जाए, शायद 1 साल से थोड़ा ज्यादा, पर उससे ज्यादा नहीं। अब मुझे मरना था, और दुनिया की कोई भी दौलत, प्रार्थना या आंसू इसे रोक नहीं सकते थे। एक दिन मेरी और सबा की बहुत जोर से बहस हो गई। मुझे पता था कि मुझे अपनी राय नहीं रखनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैंने कह दिया। मैंने सुझाव दिया कि अब इलाज पर और पैसा खर्च ना करें। मैंने कहा, जो होना है होने दो, बस मुझे आराम दो। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद तुम कर्ज में डूब जाओ। सबा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने साफ कहा कि मैं तर्कहीन बात कर रहा हूं। उसने कहा कि हमें मेरी जिंदगी को जितना संभव हो उतना लंबा करने के लिए जो भी पैसा लगे वो लगाना चाहिए। मैं भगवान में विश्वास करता हूं, लेकिन सबा धार्मिक नहीं है। शायद यही फर्क था। हमारी लड़ाई बहुत बुरी थी। जब वह रोते हुए उठकर जाने लगी तो मैंने उसे रोक लिया, और हम फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। मैंने मान लिया कि इलाज के लिए पैसे खर्च किए जाएं। आखिरकार सबा को मेरे बाद सबसे ज्यादा दुख झेलना पड़ेगा। मैं उसे कम से कम थोड़ा और समय तो दे ही सकता था। कैंसर ने हमारे पूरे परिवार को हिला दिया था। लोग फेसबुक पर मैसेज कर करके अफसोस जता रहे थे, मदद के झूठे वादे कर रहे थे। शायद हमारे माता पिता ने यह खबर फैला दी थी। मैंने फेसबुक चलाना ही बंद कर दिया। हर दिन वही बातें पढ़ने का कोई मतलब नहीं था। इलाज शुरू हुआ, और हर बार
मैं थोड़ा और कमज़ोर और चिड़चिड़ा होता गया। मुझे खुद पर शर्म आती थी जब मैं सबा पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता। मुझे पता था कि मैं उसे तकलीफ दे रहा हूं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता था। मैं देख सकता था कि मेरी वजह से उसकी आत्मा जैसे अंदर से टूट रही थी। मुझे अफसोस हुआ कि उसने मेरे इलाज पर पैसे खर्च किए। मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन वो था जब सबा मेरे लिए नाश्ता लेकर आई। हमारे बच्चों में से एक ने फर्श पर अपनी खिलौना कार छोड़ दी थी। सबा उस पर फिसल गई और हाथ में पकड़ी ट्रे जिसमें गरम कॉफी थी सीधा मेरी गोद में गिर गई। मैं दर्द से चिल्लाया, गालियां दी। मैंने सबा से ऐसी बातें कह दी जिनका पछतावा मुझे हर रात होता है। मेरे गुस्से ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। वो कई दिन तक रोती रही। उस दिन के बाद से सबा बदल गई थी। उसकी आंखों में नाराजगी थी। अब वो मुश्किल से मुस्कुराती थी और मेरी आंखों में देखती भी नहीं थी। मैं बेड पर पड़ा रहता था। इलाज के लिए पैसे खर्च करता जा रहा था जो सिर्फ मौत को थोड़ा आगे खिसका रहे थे, रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन यह कहानी का असली हिस्सा नहीं है। हाँ, ये सब दुखद है, पर असली भयावहता तो मेरे नाना जी की कहानी है। एक दिन वो बिना बताए घर आ गए। उनकी उम्र 90 साल से ज्यादा थी, फिर भी वे चल फिर रहे थे। शायद उन्हें टैक्सी करनी पड़ी होगी या किसी रिश्तेदार को मनाना पड़ा होगा कि उन्हें यहां छोड़ दे। वो वृद्धा आश्रम में रहते थे, लेकिन उनकी हालत के हिसाब से वो अब भी ठीक ठाक थे। सबा ने उन्हें मेरे कमरे तक पहुंचाया और फिर हमें अकेला छोड़ दिया। सुना है तुम मुझसे पहले मरने वाले हो? नाना जी मुस्कुराए। उन्होंने उम्र से कांपते हुए हाथ मेरे हाथ पर रखे। उनकी त्वचा बहुत पतली लग रही थी, जैसे सूखी चमड़े की परत हो जो हड्डियों से जैसे धागे से लटक रही हो। उनकी बाहों की त्वचा ढीली और झूलती हुई थी, जैसे कोई पुराना गुब्बारा सिकुड़ गया हो। मैं सोचने लगा, क्या मेरा शरीर भी एक दिन ऐसा ही दिखेगा? जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा शरीर कैसा लगेगा? शायद मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए मजाक किया। उम्मीद है आप मुझे ले जाने के लिए तैयार रहोगे। इस पर वह जोर से हंसे। हम दोनों जो मौत के करीब थे, मौत पर मजाक कर रहे थे, जैसे कि ये कोई बड़ी बात ही ना हो। और उस पल में मुझे पहली बार अपने नाना जी के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। आज कैसा लग रहा है? उन्होंने पूछा और कमरे में रखी रॉकिंग चेयर को अपनी ओर खींच लिया। वही कुर्सी जो सबा बच्चों को सुलाने के लिए इस्तेमाल करती थी। कमजोर, लेकिन अब तो हर दिन ऐसा ही लगता है, मैंने जवाब दिया। लेकिन आप अब भी उठते हो, चलते हो, कुछ करते हो? हाँ, उन्होंने धीरे से कहा। मुझे डर है उस दिन का जब मैं भी सिर्फ बिस्तर पर ही रह जाऊंगा। इसके बाद कुछ मिनटों तक वो खामोश रहे। उनकी आंखें कमरे में भटकती रहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। हम दोनों वहीं चुपचाप बैठे रहे, जैसे वक्त बहुत धीरे धीरे बीत रहा हो और हर सेकंड मौत के करीब ला रहा हो। फिर उन्होंने अचानक कहा, मुझे तुमसे एक एहसान मांगना है। उनकी नजर खिड़की से मेरी ओर धीरे धीरे आई, जैसे खुद को मजबूर करके मेरी ओर देख रहे हो। यह तो नई बात है, मैंने हंसते हुए कहा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे कुछ चाहिए या नहीं। हाँ, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और उतना सीधा साधा नहीं रह गया, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। इस बात ने मुझे सबा के साथ हुई बहस याद दिला दी। मैंने भी सीधे सपाट बात की थी। काश
मैं थोड़ा नरमी से बोलता, शायद रिश्तों में यह ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या एहसान है? मैंने पूछा। उनका हाथ अभी भी मेरे हाथ पर था और थोड़ा कसा हुआ लग रहा था। ये थोड़ा अजीब है, उन्होंने धीरे से कहा। मुझे पहले एक कहानी बतानी होगी, फिर बात समझ आएगी। या क्या तुम सीधे एहसान की बात सुनना चाहोगे? मैं पहले एहसान जानना चाहता हूं, मैंने थोड़ा असहज होते हुए कहा। मुझे लग रहा था कि वो बात को ज्यादा खींच रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा दाह संस्कार किया जाए, उन्होंने कहा। मैं हैरानी से बस उन्हें देखता रह गया। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? मैं एक कैथोलिक हूं और दाह संस्कार के बारे में कभी सोचा जरूर था, लेकिन मैंने हमेशा उसे नकार दिया था। मेरे लिए दफन होना पवित्र था, यही सही तरीका था। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा दाह संस्कार किया जाए, उन्होंने फिर दोहराया, इस बार अलग तरीके से जोर देकर। लेकिन यह तो चर्च के खिलाफ है। मैंने कहना शुरू ही किया था कि उन्होंने मुझे टोक दिया। नहीं, अब ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा। 1960 के दशक से चर्च दाह संस्कार की अनुमति देता है, कुछ नियमों के पालन के साथ। मुझे पता है कि तुम कितने धार्मिक हो, इसलिए मैंने पहले ही इसकी जांच कर ली है। मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा। मैं इतना स्तब्ध था कि उनसे कुछ कह भी नहीं पाया। मेरी चुप्पी के बीच वो बोलते रहे, तुम्हारा दाह संस्कार होगा, तुम्हारी सारी राख एक कलश में एक जगह रखी जाएगी और मैंने अपने शहर में कब्रिस्तान में एक जगह खरीद ली है। तुम मेरी पत्नी के बगल में रहोगे और जब मेरी बारी आएगी तो मैं भी वहीं रहूंगा। मैंने हमारे बच्चों और उनके बच्चों के लिए भी वहां जगह खरीद ली है। उनकी बात सुनकर मुझे सबा के साथ हुआ झगड़ा याद आ गया। मैं गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन फिर खुद को रोका। मेरे जबड़े अपने आप भींच गए। मैं ठीक से दफन होना चाहता हूं, मैंने धीरे से कहा। मैं नहीं चाहता कि मेरे स्वर्ग जाने के रास्ते में कोई अड़चन आए। मैंने चर्च से सब पक्का कर लिया है, उन्होंने शांत लहजे में कहा। यह सब नियमों के अनुसार होगा। तुम्हारी राख को कहीं उड़ाया नहीं जाएगा, बल्कि एक पवित्र जगह पर रखा जाएगा, जैसे कि तुम्हें दफनाया गया हो। तो फिर ऐसा क्यों? मैंने पूछा। बस यही वो कहानी का हिस्सा है, उन्होंने धीरे से कहा। फिर वो मुड़े और दरवाजे की ओर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दरवाजा बंद है। क्या तुम्हें अपनी नानी याद है, मेरी पत्नी? उन्होंने पूछा। मैंने शर्म से सिर झुका लिया। अपनी मृत नानी के बारे में बात करना मुझे भारी लग रहा था। थोड़ा थोड़ा, मैंने धीरे से कहा। उन्होंने सिर हिलाया, जैसे कुछ बड़ा बताने वाले हों। जब तुम्हारी नानी गुजरी, तुम सिर्फ 8 साल के थे, नाना जी बोले। इसीलिए यह समझ में आता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ याद नहीं है। एक रात डिनर के दौरान ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा, बिल्कुल अचानक। ना कोई लक्षण था, ना कोई चेतावनी। एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल ले गई और वहीं उनकी मौत हो गई। मैं पूरी तरह टूट गया था। इतना अचानक सब हो गया कि मैं समझ ही नहीं पाया। मुझे आज भी याद है, मैंने सोचा था ये कैसे हो सकता है। मैंने अगले महीने के लिए एक नई फिल्म का टिकट खरीदा था। मैं सदमे में था, बिल्कुल हिल गया था। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हो गया। नाना जी, मुझे बहुत अफसोस है, मैंने उनके हाथ को धीरे से दबाते हुए कहा, जो मेरे हाथ पर था। उन्होंने सिर थोड़ा झुकाकर स्वीकार किया, जैसे कह रहे हों, हाँ, वो दौर
बहुत कठिन था। कुछ तय करने में 3 दिन लग गए। अंतिम संस्कार की योजना भी अधूरी और बेतरतीब थी। जो लोग आए थे उनमें से ज्यादातर सिर्फ औपचारिकता निभा रहे थे। किसी ने मेरे दुख को सच में नहीं समझा। मेरी एक दोस्त की पत्नी की मौत हुई थी, लेकिन तब भी कोई नहीं समझ पाया कि मैं किस हालत में हूं। मैं अकेला रह गया था। दफनाने के बाद कुछ दिन तक मैं घर में यूं ही घूमता रहा, समझ ही नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। यहां तक कि मैं बर्तन तक नहीं धो सकता था। हर चीज से एक दर्द जुड़ा हुआ था। मैं एक अंधेरी, डरावनी और अकेली जगह में जी रहा था। जोसेफ। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा, गहरी सांस ली ताकि आंसू ना निकलें। मेरे पैरों में फिर से ऐंठन शुरू हो गई थी, तो मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। नाना जी ने मुझे सहारा दिया। जब मैं थोड़ा संभल गया तो उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया। मेलिंडा के दफन के 4 दिन बाद की रात थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, तभी मुझे सामने वाले दरवाजे के खुलने की आवाज आई। मैंने उठने की कोई कोशिश नहीं की। अगर कोई चोर घर में घुस आया था तो मुझे फर्क नहीं पड़ा। अगर वो मुझे मारने भी आए हैं तो भी मुझे परवाह नहीं थी। मैंने सुना कि कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा है। बहुत ही शांत, चुपचाप। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, कम से कम ऐसा दिखाने के लिए कि मैं सो रहा हूं। और फिर मैंने किसी को अपने कमरे में आते हुए सुना। मैं थोड़ा आगे झुका। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैंने अपनी आंखें खोली जब मुझे अपने गाल पर एक हल्का सा चुंबन महसूस हुआ। जोसेफ, वह वहीं थी। मेलिंडा, तुम्हारी नानी, वह वापस आ गई थी। मैं हैरान रह गया। मैं बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था और वो एक जगह खड़ी मुझे देख रही थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखें चमक रही थीं, उनमें समझदारी थी। जब मैंने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा था तब वो मरी हुई थी, खाली। लेकिन अब वो जिंदा लग रही थी, तेज और गहरी। मैंने उसका नाम चिल्लाया और बिस्तर के चारों ओर दौड़कर उसके पास गया। इतना कहते कहते नाना जी थोड़ी देर रुके। उन्होंने अपनी नम आंखें पोंछीं। वो कोई सपना या कल्पना नहीं थी, वो सच में वहां थी। जोसेफ। मैंने उसे गले लगाया, मैंने उसे चूमा और उसने भी मुझे। हम एक दूसरे के करीब थे जैसे पहले कभी नहीं। उसने कुछ भी नहीं कहा और जरूरत भी नहीं थी। सब कुछ उसकी आंखों में साफ था। हम दोनों बिस्तर तक पहुंचे। मैं इसके और विवरण में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि वह वापस आ गई थी। सच में मैं उलझन में था। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। नाना जी ने मेरी शक भरी आंखों की तरफ देखा और बोले, मैं जो कह रहा हूं वो सब बिल्कुल सच है। मैं कुछ भी बना नहीं रहा। यह मेरी कल्पना नहीं थी। मेरे पास इसके सबूत हैं। मैंने कहा, तो दिखाओ मुझे। दिखाऊंगा, उन्होंने शांति से कहा। थोड़ी देर बाद जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि शायद वह गायब हो गई होगी। शायद वह सिर्फ एक सपना था या कोई भूत जो बस रात के अंधेरे में आया था। लेकिन नहीं, वह मेरे पास ही बिस्तर पर थी, मुझे देख रही थी, हंस रही थी। और फिर उसने मुझे दोबारा गले लगाया। जोसेफ, मैंने उस पल के जितनी खुशी पहले कभी महसूस नहीं की थी। सोचो, जिसे तुमने खो दिया हो वो फिर से तुम्हारे पास आ जाए। वही इंसान, वही आत्मा, वही प्रेम।
नाना जी की आवाज़ अब धीमी और भारी हो गई थी, लेकिन यह बहुत देर तक नहीं चला। उन्होंने आह भरते हुए कहा। मैंने उससे पूछा, तुम कैसे वापस आई? मैंने तो तुम्हें दफना दिया था। तुम बाहर कैसे निकली? घर कैसे पहुंची? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुझे मुस्कुराते हुए देखती रही, जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं था। उसकी आंखें मुझ पर जमी हुई थीं, खुश, शांत, लेकिन बिना जवाब के। जब मेरा दिमाग थोड़ा शांत हुआ तो मैंने सोचने की कोशिश की। मुझे लगा शायद हमने किसी और को दफना दिया था। शायद मेलिंडा की मौत अस्पताल में कभी हुई ही नहीं। शायद कोई और औरत थी जिसे मेलिंडा समझकर दफना दिया गया। मैं उस दिन मेलिंडा को साथ लेकर कब्रिस्तान गया। मैंने कब्रिस्तान के निदेशक से बात की और उसे मेलिंडा से मिलवाया। उसे मेलिंडा का चेहरा याद नहीं था, क्योंकि वह न तो शव देखने आया था और न ही अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था। इसीलिए वह पहचान नहीं पाया। लेकिन वह थोड़ी देर तक हमें घूरता रहा, जैसे कुछ गड़बड़ समझ आ रही हो। मैंने उससे कहा कि शायद किसी और के परिवार वाले को गलती से मेलिंडा की कब्र में दफना दिया गया हो। लेकिन उसने कहा, यह नामुमकिन है। मैंने उससे ताबूत खोद कर चेक करने की जिद की, पर उसने साफ इनकार कर दिया। मैं बहुत गुस्सा हो गया, चिल्लाया भी, बार बार अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर हिलाया और कहा कि वो कुछ नहीं कर सकता। मुझे सबसे ज्यादा इस बात से तकलीफ हो रही थी कि अगर मेलिंडा जिंदा है तो किसी और का कोई अपना कहीं खो गया है, गलत कब्र में। हम जब घर लौट रहे थे तो मेलिंडा ने मुझे चुप कराने की कोशिश की, पर मैं उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उस दिन घर लौटने पर मैंने तुम्हारी माँ लारा को फोन किया, बस हालचाल पूछने के लिए। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। जाहिर है वो भी यकीन नहीं कर पाई। मैंने उससे कहा, खुद आकर देख लो, तब मैं पुराने घर में रहता था। याद है वो जिसमें आधी सीढ़ियां थीं? मैंने सिर हिलाया। वो घर मुझे याद था और अब मुझे इस कहानी में दिलचस्पी भी बढ़ गई थी, क्योंकि शायद अब कुछ पक्का सबूत मिलने वाला था। जब तुम्हारी माँ मेरे घर आ रही थी, मैं किचन में खाना बना रहा था। वो बाहर कार में रुकी, कार से बाहर नहीं निकली। दरवाज़ा बंद था, पर वो बस वहीं रुक गई। मैंने खिड़की से देखा, उसकी नज़रें मेलिंडा से मिलीं, और फिर उसने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं की। वो बहुत भावुक हो गई थी। आखिर उसने अपनी माँ को खुद दफनाया था। वो अंदर नहीं आई, बस मुझे बुलाया, कार में बैठो, चलो कहीं चलते हैं। मैं निकलने लगा और मेलिंडा को साथ बुलाया, लेकिन तुम्हारी माँ ने ऐसे देखा जैसे कि वो डर गई हो और गाड़ी लेकर चली गई। मैं थोड़ा हैरान था, पर मैंने सोचा शायद वो अपने दुख में उलझी हुई है। कुछ ही मिनट बाद उसका फोन आया। वो गाड़ी चला रही थी। उसने कहा, पापा अकेले आओ, माँ को मत लाओ। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो उसने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा, प्लीज घर आओ, मेलिंडा को तुम्हारी बहुत याद आ रही है। उसने फोन काट दिया। पूरा समय मेलिंडा मेरे पीछे हाथ रखकर मुझे शांत करने की कोशिश करती रही, जैसे वो चाहती हो कि मैं उसकी मौत के गम से उबर जाऊं। जब मैंने उसे बताया कि उसकी बेटी यानी तुम्हारी माँ अब नहीं आएगी, तो वो बस हल्के से मुस्कुरा दी। मुझे लगा वो समझ गई। नाना जी कुछ देर चुप रहे। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे बोलते बोलते थक गए हों। मैं समझ सकता था कि वो थक चुके थे। क्या आपको पानी चाहिए? मैंने धीरे से पूछा।
उन्होंने बस सिर हिला दिया। नहीं। फिर उन्होंने कहना शुरू किया। मैं मेलिंडा के साथ 3 दिन तक रहा। हम घर पर ही थे। मैंने उसके पसंदीदा खाने बनाए, मगर उसने एक निवाला भी नहीं खाया। मैंने उससे बहुत सवाल किए, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोली। ये मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैं सोचने लगा उसे दिल का दौरा पड़ा था, पर अब तो वो ठीक है, तो फिर बोल क्यों नहीं रही? मुझे डर लगने लगा कि कहीं उसका दिमाग ही ना गड़बड़ा गया हो, या फिर शायद वो बोलना ही नहीं चाहती थी। मैंने डॉक्टर से मिलने का समय लिया, लेकिन उसे वहां ले ही नहीं जा सका। नाना जी, क्या वह फिर से मर गई? मैंने धीरे से, बहुत सावधानी से पूछा। नाना जी ने लंबी सांस भरी। 3 दिन बाद तुम्हारे दादाजी, विक्टर राज, मेरे घर आए। यानी तुम्हारे पापा के पापा, तुम्हारी माँ के आने और अचानक चले जाने के बाद। मैं बगीचे में काम कर रहा था और मेलिंडा अंदर किताब पढ़ रही थी। वो अचानक आ गए। अपनी कार कुछ दूर सड़क पर छोड़ दी और पैदल ही आ पहुंचे। उन्होंने कहा, हमें बात करनी है। मैं खड़ा हुआ, कपड़े झाड़े और बोला, ठीक है, मैं जूते पहन लेता हूं और मेलिंडा को भी साथ में लाता हूं। मैं उसे ज्यादा देर अकेला छोड़ने से डरता था, जैसा कि तुम समझ सकते हो। पर तुम्हारे दादाजी ने कुछ कहने के बजाय मेरी कलाई पकड़ ली और मुझे सीधा कार की ओर खींचने लगे। मैंने कोई विरोध भी नहीं किया, बस हैरान था कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे सीट बेल्ट लगाई और कार स्टार्ट कर दी। वो बहुत घबराए हुए लग रहे थे। थोड़ी देर में रियर व्यू मिरर में पीछे देखते। मैंने पूछा, क्या हुआ है? पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद हम कब्रिस्तान पहुंचे। तभी मुझे समझ आ गया कि बात मेलिंडा की है। जोसेफ, तुम सोच सकते हो कि एक बार वहां जाने के बाद शायद मैं भूल गया हूं कि उसकी कब्र कहां थी, पर मुझे साफ साफ याद था। जैसे ही हम वहां रुके, मैंने देखा उसकी कब्र के चारों ओर 4 लोग खड़े थे। 2 पुलिस वाले, कब्रिस्तान का निदेशक और तुम्हारी माँ। तुम्हारे दादाजी ने मुझे कार से बाहर निकाला और उन लोगों की ओर ले गए। जब तक मैं पास नहीं पहुंचा और वो सब लोग एक तरफ नहीं हुए, तब तक मुझे असली सच्चाई नहीं दिखी। मेलिंडा का ताबूत जमीन से बाहर निकाला जा चुका था और कब्र के पास ताजी मिट्टी का एक ढेर लगा हुआ था। क्या आप मिस्टर ब्रैडली फर्नांडिस हैं? कब्रिस्तान के निदेशक ने पास आते हुए मुझसे पूछा। हाँ, हम कुछ दिन पहले मिले थे, मैंने कहा। उसने धीरे से सिर हिलाकर हाँ कहा। मैंने उससे कहा, तो आपने मेरी बात मान ली। तो फिर वहां किसे दफनाया गया था? चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी छा गई। तुम्हारी माँ जमीन की ओर देख रही थी और तुम्हारे दादाजी उनकी ओर चिंतित नजरों से देख रहे थे। फिर कब्रिस्तान निदेशक ने धीमे से कहा, कब्र में कोई नहीं था। मैं चौंक गया। सबको हल्का धक्का देकर मैं आगे बढ़ा, कब्र के दूसरी ओर गया और ताबूत का ढक्कन उठाया। वो खाली था। तकिया अपनी जगह पर था, लेकिन अंदर बस थोड़ी सी मिट्टी थी और बाकी सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे ताबूत कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ हो। ये कैसे हो सकता है? मैंने घबराकर कहा और ताबूत का ढक्कन वापस गिरा दिया। तभी एक पुलिस अधिकारी आगे आया। उसने बताया, आज सुबह कब्र खुली हुई पाई गई थी। पास में एक फावड़ा पड़ा था और मिट्टी एक तरफ थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने ताबूत खोदकर खोला है। फिर उसने मुझसे धीरे से पूछा, क्या आपको इस बारे में कुछ पता है?
उसके लहजे में शक साफ झलक रहा था। ये मैंने नहीं किया, मैंने तुरंत कहा। मेलिंडा तो पिछले कई दिनों से मेरे घर पर है। वो खुद गवाही दे सकती है कि मैं कल रात या आज सुबह कहीं गया ही नहीं। तभी अधिकारियों ने मेरे गंदे कपड़ों की ओर इशारा किया, जिस पर मैंने जवाब दिया, मैं तो बागवानी कर रहा था। विक्टर ने भी यह बात पक्की कर दी। हाँ, जब मैं पहुंचा तब ये बागवानी कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब तुम्हारी माँ रोते हुए मुझसे सीधे पूछ बैठी, पापा, क्या आपने मेरी माँ का शव खुद कब्र से बाहर निकाला था? तब मुझे पहली बार समझ आया कि सब लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा, मैं ये साबित कर सकता हूं कि मेलिंडा को कभी दफनाया ही नहीं गया था। वो जिंदा है, बिल्कुल ठीक ठाक। इसके बाद हम सब एक साथ मेरे घर की ओर निकले। विक्टर और तुम्हारी माँ मेरे साथ कार में थे और पीछे एक पुलिस कार चल रही थी। तुम्हारी माँ और दादाजी चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे, जबकि मैं समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर चल क्या रहा है। लारा, मुझ पर यकीन करो प्लीज। तुमने अपनी माँ को खुद देखा है। वो जिंदा है, दफन नहीं हुई थी। मैंने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ जबड़ा कसकर अपनी नाराजगी दिखा दी। जैसे ही हम घर पहुंचे सभी कार से उतरे। एक पुलिस अधिकारी ने मुझे बाहर ही रुकने को कहा, जबकि दूसरा घर की तलाशी लेने अंदर गया। तुम्हारी माँ और दादाजी को भी बाहर ही रहने को कहा गया। हम सब चुपचाप खड़े इंतजार करते रहे। थोड़ी देर बाद वो अधिकारी लौटा। उसका चेहरा बिल्कुल गंभीर था। उसने कहा, घर के अंदर कोई नहीं है। मैं हक्का बक्का रह गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं तुरंत घर की ओर दौड़ा। विक्टर और तुम्हारी माँ भी मेरे पीछे पीछे भागे। चिंता उनके चेहरों पर साफ थी। अधिकारी भी हमारे पीछे पीछे घर के अंदर आ गए। लग रहा था मेलिंडा ने घर की सारी लाइटें और खिड़कियों के पर्दे बंद कर दिए थे, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था। हम दरवाजे से होते हुए लिविंग रूम तक पहुंचे। तभी अचानक मेरी गर्दन के पीछे किसी की उंगलियां लगीं। मैं डर के मारे उछल पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो तुम्हारी माँ थी। उसने धीरे से कहा, पीछे हटो, मुझे देखने दो। किसी ने कॉरिडोर की लाइट जला दी और तभी तुम्हारी माँ ने मुझे एक हल्का सा धक्का दिया। उसने विक्टर से कुछ देखने को कहा। विक्टर ने गहरी सांस ली, जैसे कुछ अजीब देखा हो। मैंने पूछा, क्या हुआ? लेकिन तभी बेडरूम की ओर से कुछ गिरने की आवाज आई और मैं रुक गया। बाहर खड़े अधिकारी ने अंदर खड़े अधिकारी से नजर मिलाई, मानो कह रहा हो, तुमने कहा था घर में कोई नहीं है। अंदर वाले ने जवाब दिया, मैंने देखा था, कोई नहीं था। मुझे अभी तक पूरा यकीन था कि मेलिंडा अंदर है, इसीलिए मैंने सबको शांत करने की कोशिश की। मैंने आत्मविश्वास से कहा, देखो, मैंने बताया था ना, मेलिंडा घर में ही है। लेकिन तभी सब कुछ बदल गया। बेडरूम से एक अजीब आकृति निकली, जो इंसानों की तरह नहीं बल्कि जानवरों की तरह हाथ पैरों पर चल रही थी। हर कोई डर के मारे चिल्ला पड़ा, क्योंकि वो चीज तेजी से हमारे पास आ रही थी। ऊपर की हल्की सी रोशनी उसकी शक्ल पर नहीं पड़ रही थी, इसलिए उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था और उसकी हरकतें बहुत अजीब और डरावनी लग रही थीं। तभी एक फुफकार सी आवाज आई और अगले ही पल तेज तेज गोलियों की आवाज गूंजने लगी। दोनों पुलिस वालों ने उस चीज पर फायरिंग शुरू कर दी। वो थोड़ी सी पीछे हटी, लेकिन बस से एक पल के लिए ही। मैंने देखा कि पुलिस वाले कुछ चिल्ला रहे थे और हमें अपने हाथों से पीछे हटने को कह रहे थे। मैंने उन्हें चिल्लाकर कहा, रुको, गोली मत चलाओ।
वो मेलिंडा है। मगर तभी मुझे एहसास हुआ मैं पूरी तरह गलत था। शुरुआत में लगा कि कोई बाहर से घुस आया है, कोई इंसान नहीं, शायद कोई जीव। लेकिन जब मैंने दोबारा गौर से देखा तो समझ आया कि वो मेलिंडा ही थी, लेकिन वो इंसानी रूप में नहीं थी। वो थी भी और नहीं भी। गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसके शरीर पर एक भी निशान नहीं आया। मैं घबराकर सोफे पर गिर गया और फर्श पर लुढ़क गया। तुम्हारी माँ जोर से चिल्लाई और मुझे उठाने की कोशिश की। दोनों पुलिस वालों ने हम सबके और मेलिंडा के बीच एक दीवार की तरह खड़ा होकर हमें बचाने की कोशिश की। तुम्हारे दादाजी कहाँ चले गए थे कोई नहीं जानता था। हर कोई चीख रहा था, लेकिन मेरे कान अब भी गोलियों की आवाज से सुन्न थे। तभी अचानक रसोई के दरवाजे से तुम्हारे दादाजी कूद पड़े। वो सीधे मेलिंडा पर झपटे। मैंने देखा मेलिंडा का मुंह खुला हुआ था। उसने सिर घुमाया, देखने के लिए कि उसे पकड़ा किसने है। तभी मैंने देखा वो नुकीले दांत, दो लंबे, तेज और सुई की नोक जैसे दांत, बिल्कुल किसी कृपाण दांत वाले बाघ की तरह। उस पल मेरे लिए समय जैसे रुक गया। मैं बस मेलिंडा को देखता रह गया। अब वो वैसी नहीं रही थी जैसी पहले थी। वो कुछ और बन चुकी थी। फिर अचानक विक्टर ने एक खंजर सा दिखने वाला चाकू जो उसके हाथ में था सीधे मेलिंडा की पीठ में घुसा दिया। परिणाम तुरंत हुआ। मैंने सोचा था कि उस पर चाकू से हमला करने पर वो और ज्यादा भड़क जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो एक मरे हुए इंसान की तरह जमीन पर गिर पड़ी। पुलिस वाले जोर जोर से चिल्ला रहे थे और इशारे कर रहे थे जैसे समझ नहीं पा रहे हों कि क्या करें। विक्टर उठे, लड़खड़ाए और फिर अचानक मुख्य दरवाजे की ओर भाग खड़े हुए। मेलिंडा नहीं हिली, मैं भी नहीं हिला। विक्टर ही था जिसने जाकर शव को एक लात मारी, जिससे पुलिस वाले डरकर पीछे हट गए। पर वो सचमुच मर चुकी थी। मैं पूरी तरह सुन्न हो चुका था। तुम्हारी माँ ने कई घंटों और फिर अगले कुछ दिनों तक मेरा हाथ थामे रखा। पुलिस वालों में से कुछ ने उल्टी कर दी। जब मेरी सुनने की शक्ति वापस आई तो मैंने उन्हें जोर जोर से यह कहते सुना कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। मेलिंडा के चेहरे की एक झलक ही काफी थी यह बताने के लिए कि वो इंसान नहीं रही थी। मुझे आज तक नहीं पता कि विक्टर ने क्या और कैसे किया। वो बेडरूम में पुलिस वालों से कुछ बात करता रहा और फिर कुछ मिनटों बाद दोनों पुलिस वाले चुपचाप वहां से चले गए। वो शव की ओर देख भी नहीं रहे थे। जब वे दरवाजे से निकले, उनमें से एक ने मुझसे एक नजर मिलाई, फिर उन्होंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद विक्टर और तुम्हारी माँ ने आपस में बात की। मुझे कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर भेज दिया गया। विक्टर मेरे घर पर रहा। 4 दिन बाद जब मैंने यह तय किया कि अब सबको बताना होगा कि मेलिंडा की मौत सही दिन पर ही हुई थी, तो तुम्हारे पिता स्टीफेन राज घर वापस लौटे। वो तुम्हारी माँ के पास से होकर मेरे पास आए और मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने कहा, पिताजी, मुझे सब कुछ नहीं समझ आता। आपको लग सकता है कि मैं जानता हूं, लेकिन मैं सच में नहीं जानता। मैंने बस एक अनुमान लगाया था। मुझे नहीं पता कि आपकी पत्नी के साथ क्या हुआ और कैसे हुआ, लेकिन शायद मैंने उस समस्या का हल ढूंढ लिया है। फिर उन्होंने अपनी कमीज की जेब से एक चेन निकाली जिसमें एक छोटी शीशी लटक रही थी। उन्होंने वो मुझे थमा दी। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, ये उनके दिल की राख है। बाकी शरीर की राख को मैंने एक कलश में रखा है। मैंने आपके पुराने शहर में एक जगह खरीदने की बात की है जहां 1 हफ्ते में हम उनकी राख को दफनाएंगे। लेकिन ये जो थोड़ी सी राख है,
मैंने आपके लिए बचा कर रखी है। अगर आप इसे नहीं रखना चाहते तो मैं इसे भी बाकी राख के साथ रख दूंगा। मैंने वो राख ले ली थी जोसेफ। नाना जी ने मेरा हाथ धीरे से अपने हाथ से अलग करते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर मेरी हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। उन्होंने अपने गले से एक चेन अपने सिर के ऊपर से निकाली। फिर उन्होंने वो चेन, जिसमें एक छोटी सी कांच की शीशी लगी थी, मेरी हथेली में रख दी। वो शीशी काली रेत से भरी हुई लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने उसे गौर से देखा, मैं समझ गया कि ये रेत नहीं बल्कि किसी की राख थी। उसका आकार अजीब था और राख के छोटे छोटे कण शीशी की दीवार से ऐसे चिपके थे जैसे किसी की यादें उसमें अब भी बसी हों। मैंने इसे तब से संभाल कर रखा है, उन्होंने कहा, और तब से तुम्हारे पिता से भी उस घटना के बारे में काफी बातें की हैं। उन्होंने मुझे कुछ मिनट तक उस शीशी को एकटक देखने दिया, जैसे वे चाहते थे कि मैं खुद उस पल को पूरी तरह समझ सकूं। जब मैं तैयार हुआ तो मैंने चुपचाप वो शीशी उन्हें वापस दे दी। उन्होंने उसे फिर से अपने गले में पहना, अपनी शर्ट के अंदर छुपा लिया, जैसे कोई राज छिपा रहे हों। जब तुम्हारी माँ उस दिन मेरे घर आकर मेलिंडा के पास गई थी, उन्होंने धीरे से कहा, तो उसे समझ आ गया वो मेलिंडा नहीं है। मुझे नहीं पता उसने कैसे पहचाना और मैंने क्यों नहीं, लेकिन उसने पहचान लिया। जब उसने विक्टर को ये बात बताई तो उसने तुम्हारी माँ पर यकीन नहीं किया, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो गई और कुछ दिनों के अंदर उसने तय कर लिया कि अब और चुप नहीं बैठ सकती, फिर चाहे उसे कुछ गैरकानूनी ही क्यों ना करना पड़े। उसने जाकर मेलिंडा की कब्र खोदी और ताबूत खाली मिला। उसने अपने ऊपर शक ना आए, इसीलिए मेरा फावड़ा इस्तेमाल किया ताकि लगे कि वो सिर्फ जांच कर रही है। उस रात वह जागती रही और इंटरनेट पर ऐसे मामलों को ढूंढती रही जो इस स्थिति से मिलते जुलते हों। जब उसे कुछ पुरानी दंतकथाएं मिली तो मेरी आप बीती ने उसकी बात की पुष्टि कर दी कि यह संभव है। स्ट्रिगोई, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? मैंने ना में सिर हिलाया। स्ट्रिगोई एक रोमानियाई मिथक है। ये वो प्राणी होते हैं जिन्होंने मौत को धोखा दिया है, पिशाचों से भी खतरनाक। तभी मैं अचानक हंस पड़ा। मुझे लगा कि नाना जी सिर्फ कोई डरावनी कहानी सुना रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने हंसी छेड़ी, मैंने देखा कि उनके चेहरे पर दर्द और ठेस के भाव उभर आए। मुझे तुरंत अपनी हंसी पर पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी हंसी ने उन्हें चुप करा दिया। उन्होंने शीशी को अपनी शर्ट के अंदर और गहराई से छिपाया और अनजाने में अपना ऊपरी बटन भी बंद कर लिया, जैसे वो अब मुझसे और कुछ साझा नहीं करना चाहते थे। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा अंतिम संस्कार जरूर किया जाए, उसने अचानक गंभीर स्वर में कहा, ताकि स्ट्रिगोई की कहानी वहीं तक सीमित रहे। मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपनी वसीयत में लिखवाओ। मेरे पास सबूत हैं कि तुम्हारी नानी के साथ क्या हुआ था। मेरे पास काटने के निशान हैं, जोसेफ, जो सब कुछ साबित कर सकते हैं। वह एक लंबी सांस लेकर खड़े हो गए। कम से कम सुनने के लिए शुक्रिया, उन्होंने कहा। नाना जी, रुको, मैंने अपराध बोध से भरकर कहा। मैं समझता हूं आपको लगता है कि मुझे यह सब एक कहानी की तरह लग रहा है। मैं जानता हूं आपने क्या देखा और अब मैं समझ रहा हूं। वह दरवाजे की ओर बढ़े और उसे खोल दिया। मुझे खुद में कमजोरी और बेबसी महसूस हुई। मैं उनको जाने से रोकना चाहता था, लेकिन रोक नहीं पाया। बस इतना जान लो जोसेफ, चाहे तुम अपनी पत्नी से कहो या ना कहो, अगर तुम नहीं कहोगे कि तुम्हारा दाह संस्कार किया जाए तो मैं जरूर करवाऊंगा।
उन्होंने दरवाज़ा इतनी तेज़ी से बंद किया कि मैं कुछ कह भी नहीं सका। मैं कमरे में अकेला रह गया और बाहर सूरज ढलने लगा। कमरा अचानक पहले से ज़्यादा ठंडा लगने लगा। मैं घंटों तक जागता रहा और नाना जी की कही हर बात मेरे दिमाग में बार बार घूमती रही। सबसे डरावनी बात थी वो स्थितियाँ जिनके बारे में उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान मरते वक्त इन स्थितियों में हो तो वो स्ट्रिगोई बन सकता है, जैसे समय से पहले जन्म लेना, बिना विवाह के जन्म लेना, गहरे दुख और पछतावे से भर जाना, आत्महत्या करना, अप्राकृतिक मृत्यु होना। और मैंने सोचा मेरा जन्म भी समय से पहले हुआ था। मैं पछतावे और दुख से भरा हूं। पिछले कुछ महीनों में मैंने सबा के साथ जो किया उसका पछतावा तो मुझे जरूर होगा। और मेरी मौत, क्या कैंसर से मरना प्राकृतिक होता है या फिर ये भी एक धीमी आत्महत्या है क्योंकि मैंने इलाज का खर्च उठाने से इनकार किया? शायद ये सब इसलिए है क्योंकि मैं बीमार हूं, शायद इसीलिए भी कि मैं मरने के करीब हूं, और वो भी बहुत कम उम्र में। नाना जी की कहानी मेरे जहन से निकली ही नहीं जब से वो यहाँ आए हैं। मैंने उनसे दोबारा बात नहीं की, लेकिन उनकी कही हर बात जैसे अब मेरी सांसों में घुल गई है। मैं सोचता हूँ अगर मैं मरने के बाद कब्र से वापस लौट आया तो सबा क्या करेगी? और अगर मैं बस उसके और बच्चों के आसपास रहूं, दिन में मुस्कुराता रहूं और रात में धीरे धीरे उसकी जिंदगी छीनता रहूं, शायद कैंसर मेरे दिमाग तक पहुंच गया है, शायद मैं पागल हो रहा हूं। फिर भी मैंने सबा को बता दिया है। मैंने उससे कहा है कि मैं मरने के बाद दाह संस्कार करवाना चाहता हूं।